हेलो। हम लोग चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, जो 10th स्टैंडर्ड में फर्स्ट चैप्टर है। इलेक्ट्रिसिटी जो है, इट इज़ द वन ऑफ द फॉर्म्स ऑफ एनर्जी एंड इट कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम अदर टाइप्स ऑफ एनर्जी। ठीक है, ये एक ऐसी एनर्जी का फॉर्म है जो दूसरे टाइप की एनर्जी से भी प्रोड्यूस हो सकता है, जैसे कि एनर्जी ऑफ केमिकल रिएक्शन या फिर मैकेनिकल रोटेशन ऑफ डायनामो से भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो सकती है। और इसके एडवांटेजेस क्या हैं? जो दूसरे टाइप की एनर्जी है उसके कंपैरिजन में से बहुत एडवांटेजेस हैं, जैसे क्लीननेस। जैसे इसमें स्मोक और स्मेल, इसकी कोई है ना वो नहीं होता, उसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, और ना उसका कोई रूल होता है, तो इसकी वजह से क्लीन एनर्जी है ये। फ्लेक्सिबिलिटी होती है इसमें, यानी जब आपको ज़्यादा एनर्जी चाहिए हो तो आप ज़्यादा वोल्टेज रख सकते हैं, या कम चाहिए हो तो कम वोल्टेज रख सकते हैं। एफिशिएंसी इसकी बहुत अच्छी होती है। ईजियर ट्रांसमिशन होता है ओवर लॉन्ग डिस्टेंसेस। आपको केवल 2 वायर चाहिए होते हैं, है ना, जिनमें एक इंची से ज़्यादा डायमीटर जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ती, जबकि गैस या ऑयल के लिए आपको लार्ज पाइपलाइंस की ज़रूरत पड़ती है या लार्ज कंटेनर्स की ज़रूरत पड़ती है कोल्स के लिए। ठीक है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड जो है वो हायर होती जा रही है। अब इस चैप्टर में हम क्या स्टडी करेंगे? बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, उसकी नेचर, है ना, एंड प्रोसेस बाय विच इट फ्लोज इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, वो प्रोसेस जिससे ये इलेक्ट्रिक सर्किट में फ्लो होगा, एंड द फैक्टर्स जो इसके फ्लो को सर्किट में रेगुलेट करेंगे। एंड सेकेंड, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, करंट का हीटिंग इफेक्ट क्या होता है और उसके एप्लीकेशन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, बहुत सारी इन्वेंशंस डिस्कवरीज हुई थी। उसके बाद में सबसे पहले है ना 640 टू 546 BC में थेल्स ऑफ मिलेटस, उसने वन ऑफ 7 वाइज मैन जो माना जाता है, उसने बोला कि ये ऑब्ज़र्व हुआ इन द अट्रैक्शन ऑफ एम्बेर में, कि जब प्रीवियसली जब उसको रब किया गया है ना विद द बिट्स ऑफ स्ट्रॉ, तो तब उसने इसका है ना इफ़ेक्ट देखा था। एंड जो वर्ड ग्रीक, जो इलेक्ट्रिसिटी वर्ड है वो कहाँ से डिराइव हुआ? फ्रॉम द वर्ड इलेक्ट्रॉन, है ना, इसका मतलब है एम्बेर, है ना। एंड ना द लिटिल प्रोग्रेस जो है वो तब हुई थी 16th सेंचुरी AD में, जब सर विलियम्स गिलबर्ट ने ये पाया दैट अदर सब्सटेंसेस बिसाइड्स एम्बेर इट कुड ऑल्सो बी इलेक्ट्रीफाइड। उन्होंने बोला कि नहीं, इसके अलावा और भी है ना सब्सटेंसेस जो इलेक्ट्रीफाइड हो सकते हैं, जैसे ग्लास रॉड को जब रब करेंगे सिल्क के साथ तब भी वो इलेक्ट्रीफाइड हो जाती है। फिर उसके बाद में फिर उसके बाद चार्ल्स फ्रांसिस ने टू काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फाइंड की इन ईयर 7, जिनका टाइम जो था वो 1698 से 1739 था। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने इसका नाम जो है पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी दिया। किसको? उस चार्ज को जो ग्लास रॉड को सिल्क से रब करने से हो रहा था, और नेगेटिव इलेक्ट्रिसिटी दिया उस चार्ज को जब एपोनाइट रब जो है रॉड है उसको फर से रब किया गया। तो इलेक्ट्रिक चार्ज और उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? Actually, subsequent studies of electricity, along with our understanding and of the atomic structure, have revealed that charge, like mass, is the fundamental property of matter. मास की तरह चार्ज भी जो है एक मैटर की एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। ठीक है, और 2 टाइप के चार्जेस होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज। ठीक है, एंड द चार्ज कैरिड बाय अ प्रोटॉन, जो प्रोटॉन जो चार्ज कैरी करता है उसे हम पॉजिटिव चार्ज कहते हैं, और इलेक्ट्रॉन जो चार्ज कैरी करता है उसे हम नेगेटिव चार्ज बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में जब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, तो अ बॉडी गेट्स पॉजिटिवली चार्ज व्हेन इट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स। कोई भी बॉडी जो है वो पॉजिटिवली चार्ज होती है अगर ये इलेक्ट्रॉन लूज़ करती है, और नेगेटिवली चार्ज होती है अगर ये इलेक्ट्रॉन गेन करती है। जैसे अगर एक ग्लास रॉड है, उसको अगर हम सिल्क के साथ रब करें तो वो इलेक्ट्रॉन लूज़ करेगी, तो ग्लास रॉड क्या हो जाएगी? पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। और जो सिल्क है ना, जो इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ठीक है, वो नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो ग्लास से किस में ट्रांसफ़र हो गए? सिल्क में ट्रांसफ़र हो गए। ग्लास रॉड से आपने सिल्क को रब किया तो ग्लास रॉड से इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफ़र हो गए सिल्क के अंदर, तो सिल्क हो गया नेगेटिवली चार्ज और ग्लास रॉड हो गया इलेक्ट्रॉन लूज़ करके पॉजिटिवली चार्ज। तो जो मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज है ग्लास पर, वो इक्वल हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ द नेगेटिव चार्ज ऑन सिल्क। ओके, अब प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात करें। अभी हमने काइंड्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में बात की थी। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज के बाद बात करेंगे हम कि जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, यानी जो अपोजिट चार्ज होते हैं, जैसे पॉजिटिव एंड नेगेटिव,
और जो सिमिलर चार्जेस होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे। जैसे पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करेगा और नेगेटिव चार्ज को रिपेल करेगा, ठीक है। जो फोर्स लगेगा F, दो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है, जैसे एक चार्ज है आपके पास एक चार्ज है Q1 और दूसरा चार्ज है Q2, तो इनके बीच में जो फोर्स लगेगा, ठीक है, वो किसके प्रोपोर्शनल होगा। देखिए अगर इनका चार्ज अगर बढ़ गया, Q1 बढ़ गया और Q2 भी बढ़ गया, तो इनके बीच में लगने वाला फोर्स भी बढ़ जाएगा। तो F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस के। अगर आपने इन दोनों के बीच डिस्टेंस बढ़ा दी, सपोज Q1 अगर यहाँ चला गया, तो इसका मतलब क्या होगा, इन दोनों के बीच अट्रैक्शन कम हो जाएगा। जबकि कंपेरेटिवली अगर आप Q1 चार्ज को यहाँ पास में रखोगे तो इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन बढ़ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या होगा, डिस्टेंस बढ़ाने से अट्रैक्शन कम हो रहा है। और कितना कम हो रहा है, 1/r² के जितना, उसके उसी के है ना, ये r² के ये एंटी प्रोपोर्शनल होता है। इसकी वजह से F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 एंड F प्रोपोर्शनल टू 1/r². तो इसका मतलब F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 एंड F प्रोपोर्शनल टू 1/r², ठीक है। तो ये जो दोनों कंक्लूजन होते हैं, इन दोनों को हम मिला देते हैं, तो ये क्या हो जाता है, F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r²। तो इस टाइप से आप इस चीज़ को कंक्लूड कर सकते हैं, ठीक है। देखिए जैसे F प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 एंड F प्रोपोर्शनल टू 1/r², ठीक है। तो इस तरीके से F प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 अपॉन r² हो जाता है। अगर हम एक कांस्टेंट लगाते हैं तो F इज इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन r² हो जाता है, जहाँ पे K जो है वो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है। तो इक्वेशन 1, ये वाली जो इक्वेशन है, ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट ऑफ कूलम्ब्स लॉ है, ठीक है। इसे हम कूलम्ब लॉ बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल चार्ज जो होता है, सेकंड पॉइंट जो है, वो इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो हमेशा कंजर्व होता है। वो ना तो क्रिएट हो सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता है। जैसे हमने जो प्रीवियस एग्जांपल देखा था जिसमें कि हम ग्लास रॉड को रब कर रहे थे सिल्क के ऊपर, तो जो ग्लास रॉड है वो चार्ज लूज़ कर रही थी और सिल्क जो है वो सिल्क क्लॉथ वो चार्ज गेन कर रहा था। तो एक लूज़ कर रहा था, एक गेन कर रहा था, मतलब कोई चार्ज ना तो डिस्ट्रॉय हुआ था ना क्रिएट हुआ था, लेकिन वो ट्रांसफ़र हुआ था ग्लास से सिल्क में, तो वो हमेशा कंजर्व रहेगा, ठीक है। फिर नंबर 4, इलेक्ट्रिक चार्ज जो है वो एडिटिव होगा, यानी जो टोटल चार्ज है ना, वो एल्जेब्रिक सम ऑफ इंडिविजुअल चार्जेस होगा। जैसे सपोज़ बहुत सारे चार्जेस हैं जो एक जगह सम अप हो रहे हैं, है ना। तो सपोज़ जैसे मान लीजिए इस तरह से है कि बहुत सारे चार्जेस हैं जो एक जगह सम अप हो रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, उनका एल्जेब्रिक सम ले लेंगे। जैसे -2, जैसे सपोज़ आपके पास नेगेटिव चार्ज 2 का है और पॉजिटिव चार्ज 1 का है, तो -2 + 1, उसके ऊपर बॉडी के ऊपर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा। जैसे ये बॉडी है, इसके ऊपर एक चार्ज आया -2 इलेक्ट्रॉन के बराबर और एक और आया वो +1 इलेक्ट्रॉन। तो जब एल्जेब्रिक सम हुआ तो ये कितना हो जाएगा, -1 ऑफ, मतलब आपके पास नेगेटिव चार्ज बचेगा इस बॉडी के ऊपर कितने के बराबर, 1 इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव जो चार्ज, जितना चार्ज इलेक्ट्रॉन में होता है उसका नेगेटिव है ना, उसके पास में हो जाएगा चार्ज, और ये बॉडी जो है नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी केवल एक है ना चार्ज के साथ में, 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के साथ में, ठीक है। इसके बाद में जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो क्वांटाइज्ड होता है, यानी कि जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो बेसिकली हम उसको क्वांटम में कैलकुलेट करते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम कंटिन्यूएशन में कैलकुलेट करें, मतलब कि जैसे जो सबसे छोटी यूनिट जो मानी गई चार्ज की वो इलेक्ट्रॉन के बराबर मानी गई, द क्वांटम ऑफ चार्ज, द मिनिमम चार्ज विच इज़ कैपेबल ऑफ फ्री एग्जिस्टेंस। तो बेसिकली क्वांटम वो है जिसमें आपका चार्ज जो है फ्री एग्जिस्टेंस में रह सकता है। वो मिनिमम चार्ज कितना माना गया, 1 इलेक्ट्रॉन के बराबर, ठीक है। तो एनी अदर चार्ज बॉडी विल हैव द चार्ज Q। अगर कोई ऐसी बॉडी है जिसमें कैपिटल Q चार्ज है तो वो कितना होगा, दैट विल बी इक्वल टू N इंटू E। E क्या है, E जो है 1 इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज है, यानी जितने भी किसी भी बॉडी पे अगर चार्ज कैलकुलेट होगा तो वो 1 इलेक्ट्रॉन के चार्ज के मल्टीपल के फॉर्म में है ना कैलकुलेट होगा, ओके। और इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, 1.6 इंटू 10⁻⁹ कूलम के बराबर होता है ना। इसी का मल्टीपल चलेगा। अगर 2 इलेक्ट्रॉन है तो दिस क्वांटिटी विल बी मल्टीप्लाई बाय 2, अगर 100 है तो दिस क्वांटिटी विल बी मल्टीप्लाई बाय 100। इस तरह से कैलकुलेट होता चला जाएगा, ठीक है।
फिर उसके बाद में कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स। देखिए कंडक्टर्स कौन से सब्सटेंस होते हैं थ्रू विच द चार्ज कैन ईजिली पास आर नोन एज कंडक्टर्स। जैसे मेटल्स, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट और आयोनाइज गैस, दे आर ऑल कंडक्टर्स, जिसमें बड़े इजीली चार्ज जो है वो कंडक्ट हो सकते हैं और आराम से पास थ्रू हो सकते हैं। ठीक है। सॉलिड कंडक्टर्स के केस में फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनको हम कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स भी कहते हैं। ठीक है, जो इसको एबिलिटी देते हैं टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू दैम। ओके। फिर इंसुलेटर, दो सब्सटेंस थ्रू विच चार्जेस कैन नॉट पास, दे आर कॉल्ड इंसुलेटर। जैसे ग्लास, पोर्सिलेन, प्योर वाटर एंड ऑल गैसेस, ये सब के सब क्या हैं, इंसुलेटर्स हैं। एंड इंसुलेटर्स आर कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक्स, इनको हम डाइलेक्ट्रिक्स भी कहते हैं। इंसुलेटर्स जो हैं वो स्ट्रांगली, उनके जो इलेक्ट्रॉन होते हैं स्ट्रांगली बाउंड होते हैं अपने एटम्स के साथ, और वो अपने आप को फ्री नहीं कर सकते, दे कैन नॉट गेट देमसेल्व्स फ्री। दस इसके लिए क्या होता है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो एब्सेंट होते हैं इंसुलेटर्स में। और जो इंसुलेटर्स होते हैं दे कैन बी ईजीली बी चार्ज। जो इंसुलेटर्स होते हैं उनको आसानी से चार्ज किया जा सकता है। कैसे? आप उनको रब करके उनको चार्ज कर सकते हो, लेकिन उसमें फिर भी एक फैक्ट रहेगा कि फ्रिक्शन के थ्रू अगर आपने उनको चार्ज कर भी दिया है ना, सपोज़ आपने उनको चार्ज कर दिया फ्रिक्शन के थ्रू, तो फिर क्या होगा कि उसके बाद भी उनमें जो चार्ज होगा, ठीक है, वो उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होंगे। और उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के लिए आपको क्या करना होगा, आपको कंडक्टर ही लेना पड़ेगा। केवल कंडक्टर में ही ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल है। ठीक है। जैसे द इलेक्ट्रॉन्स आर एब्सेंट इन इंसुलेटर्स, इंसुलेटर कैन बी चार्ज बाय फ्रिक्शन, है ना, एंड दिस इज ड्यू टू रीज़न दैट व्हेन अ इलेक्ट्रिक चार्ज इज़ गिवन टू द इंसुलेटर इट इज़ अनेबल टू मूव फ्रीली। जब भी आप इंसुलेटर को चार्ज दोगे तो वो फ्रीली मूव नहीं कर पाएगा और वो लोकलाइज्ड ही रहेगा। आप किसी भी इंसुलेटर को चार्ज देते हो, जैसे ये इंसुलेटर है आपके पास, अगर आप इसको रबिंग कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है, रबिंग करने से क्या होगा, ये चार्ज तो हो जाएगा लेकिन आपको फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं मिलेंगे। तो ये जो चार्जिंग होगी ये लोकलाइज चार्जिंग होगी। ओके, मतलब केवल उसी प्लेस पे चार्ज आ जाएगा, फिर वो फ्लो नहीं होगा। दिस इज ड्यू टू द रीज़न दैट द इलेक्ट्रिक चार्ज इज गिवन टू अ इंसुलेटर, इट इज़ अनेबल टू मूव फ्रीली एंड रिमेन्स लोकलाइज्ड। ठीक है, बट दिस डज नॉट मीन दैट कंडक्टर्स कैन नॉट बी चार्ज बाय फ्रिक्शन। ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि जो कंडक्टर्स है वो फ्रिक्शन से चार्ज नहीं हो सकते। द ओनली डिफरेंस इन देयर केस दैट द चार्ज इज़ नॉट लोकलाइज्ड एंड फ्लोज टू अर्थ, है ना। ये इसका रीज़न ये है कि चार्ज जो है वो लोकलाइज्ड नहीं होता, कंडक्टर में चार्ज लोकलाइज नहीं होगा, वो बड़े आराम से मूव करेगा। और जबकि जो इंसुलेटर है उसमें जो चार्ज है वो मूव नहीं कर पाएगा, जबकि कंडक्टर में चार्ज मूव करेगा। ठीक है, तो अ मेटल रॉड कैन बी चार्ज, ठीक है, जिस मेटल रॉड को आप चार्ज कर रहे हो वो लोकलाइज नहीं होगा एंड इट फ्लोज टू द अर्थ इफ़ इट फाइंड्स अ कंडक्टिंग पाथ, और वो है ना जो है अर्थ में फ्लो करेगा अगर उसे कंडक्टिंग पाथ मिल गया तो। ठीक है, अ मेटल रॉड कैन बी चार्ज बाय रबिंग इट विद द फर और सिल्क। अगर आपने मेटल रॉड को फर या सिल्क से चार्ज किया तो वो बेसिकली कंडक्ट करना शुरू कर देगी इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, इसी टाइप से जो इलेक्ट्रिसिटी है इसको हम क्लासीफाई भी कर सकते हैं, और इस क्लासिफिकेशन को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू।